हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का अब 1-2 ही टॉपिक जो है वो बचा हुआ है। एक आपका भूमि सुधार है और एक आपका भूमि मापन है और संभवतः एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है आपका शोध प्रणाली वगैरह। तो 2-3 वीडियोज़ में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं अकेला हूँ और मेरे को बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपके आगामी प्लान्स बताए हैं। कल से ही आपकी लगभग 12 बजे लाइव क्लास आपकी रहेगी, ठीक है? यदि सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि लाइट-वाइट का थोड़ा इश्यू रहता है। 99.99% आपकी क्लास होगी 12 बजे लाइव। उसमें 25 क्वेश्चन हम रखेंगे किस चीज़ के, ग्रामीण परिवेश के। तो प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और ये वीडियोज़ भी आपके पास आगामी 2-3 दिनों तक आती रहेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम त्रिस्तरीय पंचायती राज को पढ़ रहे थे, 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज को समझ रहे थे और हमने इतिहास वगैरह सब चीज़ समझ लिए थे। आज हम त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अर्हताएँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो देखते हैं एक बार। पीडीएफ जो है इसका, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो क्लिक करके आप जॉइन कर लीजिए और आगे की तमाम पीडीएफ वगैरह भी वहीं पे आपकी आती रहेंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, ठीक है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है 1992 और 93 का। कई जगह 1992 लिखा है, कई जगह 1993 लिखा है, कई जगह 1992-93 लिखा है। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आएगा तो एक ही आएगा, सारे एक साथ नहीं आएँगे। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इससे पहले जो हमारे डीपीएसपी हैं, है ना? जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें आर्टिकल 40 पंचायती राज को डिनोट करता है, ठीक है? और ये गांधीवादी एक डीपीएसपी था। तो पंचायती राज की जो कल्पना है, परिकल्पना है, ये भारतीय मनीषियों में अगर किसी ने करी या उस चीज को चाहा तो महात्मा गांधी जी उसमें पहला नाम आते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों, जो हमारा ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो अधिनियम आया था, ठीक है? इसका जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को देखना ज़रूरी है। देखो, अगर आप मेरी पढ़ाई हुई क्लास में पढ़ेंगे, तो देखो मैं फैक्ट्स कम बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, कि ये नहीं बताता कि पेपर में ये चीज़ आएगी, ठीक है? अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो उसको हिट कर देता हूँ, पर डिटेल में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर डिटेल में चीज़ें आप पढ़ेंगे तो और आपकी वो चीज़ें समझ में आ गई, तो दोस्तों होगा क्या कि आपका किसी भी टाइप का एमसीक्यू होगा, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं। इन मुख्य विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन मुख्य विशेषताओं में जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया, उसमें सबसे पहली जो विशेषता है दोस्तों, वह है ग्राम सभा, है ना? क्या है? ग्राम सभा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये 73वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, क्या है दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है, ये माना गया था, यानी कि 3 स्तर पर। किस स्तर पर दोस्तों? 3 स्तर पर, कि भई 3 स्तरों पर पंचायतें होंगी। पहला होगा ग्राम स्तर, जिसको क्या कहा जाएगा? ग्राम पंचायत कहा जाएगा। उसके बाद होगा मध्यवर्ती स्तर, है ना? बीच का स्तर होगा। ब्लॉक में, तालुका में ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मध्यवर्ती स्तर है, एक सेकंड मैं इसका निब थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। जो मध्यवर्ती स्तर है, जिसको क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। इसको ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख होता है। और उसके बाद तीसरा जो बड़ा स्तर होता है, वो होती है जिला पंचायत, या इसी को जिला परिषद के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इन तीनों को रखा जाता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर एक टेक्निकल टर्म आता है ग्राम सभा का। तो
ये जो हमारा 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसकी पहली विशेषता है ग्राम सभा को पेश करना, ग्राम सभा को बनाना, यानी कि गांव की सभा। गांव की सभा, सभा क्या होता है कि जहां पे गणमान्य लोग, गांव के गणमान्य लोग क्या काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए दूसरा इसका विशेषता क्या है, सुंदर लक्षण क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कि भाई 73वां संविधान संशोधन है, उसकी विशेषता है इनमें से कौन कौन सी या इनमें से कौन सी नहीं है। तो दूसरा है त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये है। तीसरा है सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, ये विशेषता है, यानी कि चुनाव होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई यार लल्लू कालू पुंजू तेरे को प्रधान बना रहे हैं, तेरे को ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, चुनाव होगा। ठीक है, सदस्यों का भी और अध्यक्षों का भी। चौथी विशेष बात है सीटों का आरक्षण, क्योंकि देखो क्या है कि हमारे समाज में एक कुरीति लंबे समय से चली आई है, लोगों की मानसिकता का ये प्रभाव है कि वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई हम ऊंची जाति वाले हैं, है ना, हम ये हैं ये हैं ये हैं फलाना ढिमका, और दूसरा नीची जाति वाला है। तो अगर ये मानसिकता, और ये व्याप्त भी है, ऐसा नहीं है कि झूठी बात है। आर्टिकल जो 17 है भारतीय संविधान का, अस्पृश्यता का अंत, ये इसी चीज के लिए बना हुआ है। तो अगर छूट दे दी जाएगी कि भाई कोई भी बन जाओ, तो जो अपने आप को ऊंची जाति वाले हैं वही प्रधान वगैरह हमेशा बने रहेंगे, वही पंचायतों में अपने पदों पर चयनित होते रहेंगे। जो एससी व्यक्ति है, जो एसटी व्यक्ति है, या जो महिलाएं हैं, उनको कभी भी इन पंचायतों में कार्य करने का या निर्वाचित होने का अवसर नहीं मिलेगा। तो उनके लिए प्रॉपर सीटों का आरक्षण, ये एक प्रमुख विशेषता है किसकी, आपके इस अधिनियम की। चौथा है इस अधिनियम की कि पंचायतों का कार्यकाल होगा, कि उनका कोई टाइम पीरियड होगा। ये नहीं होगा कि एक बार पंचायत बन गई तो ला मौज मार, जैसे पुतिन दादा बैठे हैं ना, उधर बैठे बन के बैठे 30-35 साल से, ऐसा नहीं होगा। अगर ये चीजें रहेंगी तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। ठीक है, एक तानाशाही वाला माहौल हो जाता है कि हम तो मुखिया हैं ही, हमको क्या टेंशन है। अगर उसको डर बना रहेगा यार 5 साल बाद तेरे को हटा देंगे या 4 साल बाद तेरे को हटा देंगे या कभी भी तेरे को हटाया जा सकता है, तो वह बंदा दिमाग अपना ठीक रखेगा और अच्छे से काम करेगा। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो इन पंचायतों के चुनाव होंगे उसके लिए एक बॉडी बनानी पड़ेगी, वो होगी राज्य निर्वाचन आयोग। और एक अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है वित्त आयोग। क्या है, राज्य का वित्त आयोग, जो इन पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य एवं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में आने वाले खर्चों की पूर्ति करने के लिए एवं उनको सुझाव देने के लिए एक जो वित्त आयोग, रुपया पैसा जहां से आएगा, रुपया पैसा जहां से आएगा, जो उसकी समीक्षा करेगा, जो उसके लिए सलाह देगा, जो उसके लिए रिकमेंडेशन देगा, उसके लिए भी एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राज्य वित्त आयोग। तो ये प्रमुख विशेषता है हमारी किसकी, हमारे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की। ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से दोस्तों रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इस अधिनियम का महत्व क्या है, कि इस अधिनियम के द्वारा क्या खास हुआ, क्यों मतलब इसका महत्व है, क्यों ये चीज सामने है। तो मैंने आपको ये चीज कल भी पढ़ाई थी कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया खंड शामिल किया गया, एक नया खंड, एक नया भाग, एक नया पार्ट जोड़ा गया, जिस पार्ट का नाम था, जिस पार्ट का नंबर था 9, और इस पार्ट का नाम था पंचायत। क्या था, पंचायत। ये पूरा का पूरा दोस्तों इसमें जोड़ा गया। ठीक है, नाम क्या है कि पंचायत नाम से उल्लेख किया गया, और इसमें अनुच्छेद को जोड़ा गया। कहां से कहां तक, ये बात सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन करी थी कि अनुच्छेद कहां से कहां तक, 243 से लेके 243 ओ। इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर परीक्षा हुई तो ये वो पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अनुच्छेद आपसे पूछेगा पंचायतों का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है, तो भाग 9 में। किसके द्वारा, 1992-93 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नाम क्या है उस भाग का, तो पंचायतें। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ये प्रावधान किए जाते हैं। और क्या हुआ,
11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बोल देंगे बंधुओं, पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेश है, जो पंचायतों के कार्य, कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। और ये 29 के 29 विषय दोस्तों हमने कल पढ़ लिए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस अधिनियम के द्वारा कि पंचायती राज संस्थाओं को, कौन सी पंचायती राज संस्थाएं, कि भाई गांव में है ग्राम पंचायत, ठीक है, ये वाली पंचायती संस्था, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत, ठीक है, और आपके जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ये तीनों की तीनों क्या कहलाएंगी अपने आप में? इनको कहा जाएगा पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इन पंचायती राज संस्थाओं को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्ट इनको मिला, वहां से अथॉरिटी इनको मिली। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायतें पहले नहीं होती थी। भारत में बहुत लंबे समय से, ऐतिहासिक समय से गांवों में पंचायतें लगती आई थी, और गांवों में पंचायतें मुख्य रूप से गांव के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और वहां पर लोगों को लोकल स्तर पर ही उनको क्या देने के लिए, न्याय देने के लिए इनका काम होता था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुराने स्तर पर सरपंच बैठ जाते तो जो निर्णय हो जाता था वही आज सब आपके सामने है। उसी का प्रभाव आज भी देखने के लिए मिलता है कि आज भी किसी गांव में कोई पंचायत तुगलकी फरमान सुना देती है या तालिबानी फरमान सुना देती है। ये शब्द, दोनों शब्द आपने न्यूज़पेपर में सुने होंगे। तो पहले इनको संवैधानिक दर्जा नहीं था, बट अब इनको इस अधिनियम के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी जरूरी है। ये इस अधिनियम का महत्व है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है कि प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो प्रमुख विशेषता हमने पढ़ी थी उसमें पहली विशेषता है अपनी ग्राम सभा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ग्राम पंचायत क्या होती है ना? ग्राम पंचायत क्या होती है? पंचायत तो पंचायत है ना, कि पंचायत है एक किसी गांव में लगने वाली एक ये संवैधानिक संस्था है ग्राम पंचायत। कि गांव के विकास के लिए जो बॉडी होगी उसको गांव पंचायत कहेंगे। गांव पंचायत के अंदर पूरा गांव आ जाएगा। बट एक पॉइंट है ग्राम सभा। अब काफी सारे लोग इनको इक्वल करके दिखा सकते हैं, बट ग्राम पंचायत में और ग्राम सभा में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको समझना जरूरी है। ग्राम पंचायत में सभी लोग आ जाते हैं, पूरी जनसंख्या आ जाती है पूरी, परंतु जब ग्राम सभा की बात आती है तो इस पॉइंट को हमको अपने दिमाग में रखना जरूरी है कि इस निकाय में ग्राम स्तर पर, यानी कि जो ये ग्राम सभा, ये बॉडी जो है, ये निकाय जो है, इसमें ग्राम स्तर पर, गांव के लेवल पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अब ये बहुत क्लिष्ट सा हो गया है, ठीक है, कि यार ग्राम सभा क्या होती है? कि इस निकाय में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा रहा है कि गांव के स्तर पर जो पंचायत गठित हो रही है और उसके क्षेत्र में जो निर्वाचक सूची है उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। अरे भाई, सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि एक गांव में जिन जिन व्यक्तियों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उन लोगों के समूह को, एक पंचायत के अंदर उन लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। मानो कि किसी गांव ए में क्या है? 4000 पुरुष हैं, ठीक है, जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है। उसी गांव में 3000 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और उसी गांव में आपके 7000 बच्चे हैं। उसी गांव में आपके 7000 बच्चे हैं। तो जो 18 साल से जिनकी आयु नीचे है, ये मोटा मोटा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि ग्राम पंचायत की बात करें
तो उस ग्राम पंचायत में 14,000 व्यक्ति रहते हैं। परंतु यदि ग्राम सभा की बात की जाए तो उसमें ये बच्चे काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, इसका मतलब इन बच्चों का नाम निर्वाचन सूची में नहीं है। और जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचन सूची में है, जो वोट करते हैं, जो वोट करेंगे, उन लोगों के ग्रुप को मिलाकर के जो एक संस्था, जो एक निकाय ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर बनती है, उसको कहा जाता है ग्राम सभा। तो अगर इस ए गांव में ग्राम सभा की बात की जाए तो यहां पर व्यक्ति होंगे 7,000। तो इस गांव स्तर पर 7,000 लोगों की ग्राम सभा होगी। ये बात आपको अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ग्राम सभा आपको समझ में आ गई हो। अब ग्राम सभा करती क्या है? यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ये जो ग्राम सभा है, ये सभा ही सब शक्तियों का प्रयोग करेगी। जो ग्राम पंचायत की सभाएं हैं, जो ग्राम पंचायत को शक्तियां मिली हैं, अधिकार मिले हैं, उन सब का प्रयोग ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और उन सब कार्यों को निष्पादित करेगी, उन सब कामों को करेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल में क्या आ जाता है? देखो, विधानमंडल में दो चीजें आ जाती हैं, आपकी विधानसभा और विधान परिषद। पर भारत के केवल 6 ही राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और अपना यूपी भी उसमें से एक है। परंतु बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक सदनात्मक ही क्या है? विधानमंडल है, यानी कि केवल विधानसभा है। तो विधानमंडल द्वारा जो जो कार्य मतलब निर्धारित किए जाएंगे, उनको निष्पादित करने का, यानी करने का, आगे बढ़ाने का कार्य यह ग्राम सभा करती है। यह बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, दूसरी विशेषता, यह अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। अब यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यह सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, और पंचायतें अगर होंगी तो त्रिस्तरीय होंगी। यह प्रावधान कर रहा है कौन? ये अधिनियम। कौन से 3 स्तर होंगे वो मैं आपको बता ही चुका हूं, ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर किसी राज्य की जनसंख्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में पॉइंट लिखा है त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में। सभी राज्यों के बारे में एक सिंपल सा प्रावधान है कि भाई जितने भी राज्य हैं वो 3 स्तर पर अपनी पंचायतें रखेंगे। बट वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य को छूट दे रहा है त्रिस्तरीय प्रणाली में। कौन सा अधिनियम? कि भाई उस राज्य को माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठन करने की छूट देता है। यानी कि कोई यदि ए राज्य है और उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, देखो पहली बात तो क्या है, सभी राज्यों को कह रहा है कि तीनों स्तर पर लेके आना है, बट फिर बोल रहा है कि भाई अगर किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मैं छूट देता हूं कि वो ब्लॉक पंचायत को रखे या न रखे, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो छूट मैं दे रहा हूं, वो उनकी मर्जी है। बट बाकी के 2 स्तर तो रहेंगे ही, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगली विशेषता है सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर जो, देखो अब ये 3 स्तर हैं, है ना, ग्राम स्तर है, ब्लॉक स्तर है और आपका जिला स्तर है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों जिलों स्तर पे क्या होगा? चुनाव होगा, है ना, चुनाव होगा, बिना चुनाव के कोई नहीं होगा। बट जो ग्राम स्तर है, आपने देखा होगा प्रधानी के चुनाव जो होते हैं, मुखिया के चुनाव होते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, पूरा का पूरा गांव वोट करने जाता है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष चुनाव होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इलेक्ट करेंगे आप, डायरेक्ट आप उसको निर्वाचित करेंगे अपने व्यक्ति को। बट जो माध्यमिक स्तर है, जो ब्लॉक स्तर पे पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, और जो जिला पंचायत है, जिला स्तर पर, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है? देखो, आप बहुत सारे, मतलब आपके राज्य में चुनाव हो रहे हैं पंचायतों के,
तो होगा क्या कि हर गांव में वोट पड़ेंगी प्रधान को चुनने के लिए, वार्ड मेंबर को चुनने के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि आपने अपने गांव में मुखियाओं को चुन लिया, प्रधानों को चुन लिया, वार्ड मेंबरों को चुन लिया, डायरेक्ट आपने वोट किया, वो इलेक्ट हो गए। बट अब जो ब्लॉक प्रमुख होगा या जो जिला अध्यक्ष होगा, जिला जो सदस्य होंगे, जो ब्लॉक पे सदस्य होंगे, उनका चुनाव आप लोग नहीं करोगे। उनका चुनाव कौन करेंगे? आपके द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि। यानी आपने किसी को चुन के भेजा, यह हुआ प्रत्यक्ष चुनाव। बट आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे, यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो जो ग्राम स्तर पर चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, और जो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष होगा। यानी कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ब्लॉक पर और जिला स्तर पर जाकर लोगों को इलेक्ट करेंगे, उनको चुनाव करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है सीटों का आरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, जो एससी हैं और जो एसटी हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके इन लोगों को भी इन पंचायतों में बैठने का अवसर मिले। ठीक है, समाज इनके साथ में दुर्व्यवहार ना करे, जो होता आया है वो ना हो, इनको बराबरी का दर्जा मिले। तो इनके लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। परंतु यहां पर कोई फिक्स कोटा नहीं रखा कि भाई इतना परसेंट इतना परसेंट। वो डिपेंड करता है कि उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस जिले में कितने लोग एससी हैं, कितने लोग एसटी हैं, उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होता है। जितनी संख्या है उस संख्या के अनुसार ही सीटों का आरक्षण उन्हें मिलेगा। दूसरी बात है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि वो सदस्य बन के रह जाएं, उनको अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाए। ये भी है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। चाहे गांव की पंचायत हो, क्षेत्र की पंचायत हो या जिला की पंचायत हो, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और कितना मिलेगा दोस्तों? 1/3। यानी कि महिलाओं की हर पंचायत में 33% सीट रिजर्व हैं और वो उन पे महिलाओं को ही इलेक्ट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखो। और महिलाएं तो होती नहीं है, उनके पति हो जाते हैं, वो फिर नेता बने घूमते हैं, फिर उनको तोड़ना पड़ता है, प्रधान पति बन के घूमते हैं। प्रधान जी, पंचायत आजकल बड़ी मतलब हो रही है। मेरा देखने का बड़ा मन हो रहा है पंचायत वेब सीरीज, पर क्या करें भाई, अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ लगे हैं, पहले यही पंचायत देखेंगे। अब इन पंचायतों का कार्यकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में ज्यादातर जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। जैसे छोड़ दिया जाए राज्यपाल का, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, 5 साल का ही होता है ना। वैसे तो 5 साल का ही होता है, पर राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है, ज्यादा टाइम भी उसको दे सकता है कि जा बेटे मौज कर ले तू। ठीक है, ठीक है, ये मजाक मस्ती के लिए पॉइंट है, जाइए आप मजे कीजिए आप। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 5 साल के लिए, चाहे जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, ग्राम स्तर हो, 5 साल के लिए जो बन जाएगा वो मौज मारेगा। बट ऐसा नहीं है कि 5 के 5 साल ही वो रहेगा। आपने देखा होगा लोकसभा भी भंग हो जाती है अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो जाने में। ठीक है, या प्रधानमंत्री यदि इस्तीफा दे दे और सिफारिश कर दे किसको, राष्ट्रपति को कह दे कि भंग कर दो, तो तमाम चीजें हो जाती हैं। तो इसी कंडीशन में एक कंडीशन यहां भी है, यदि बीच में ही पंचायत विघटित हो जाए, किसी भी कारण से पंचायत का विघटन हो जाए, खत्म हो जाए पंचायत, तो ऐसे में नई पंचायत का गठन किया जाएगा, नई पंचायत के चुनाव होंगे विदिन 6 मंथ। आपने देखा होगा, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान बीमार हो जाते हैं, उसके कारण पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस कारण पद रिक्त हो जाता है, या महाभियोग लगाकर उनको पद से हटा दिया जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह से कार्य करने लगता है। बट मैक्सिमम 6 मंथ, राष्ट्रपति के पद के खाली होने के 6 महीने के भीतर भीतर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव संपादित किया जाना जरूरी है। उसी प्रकार 5 साल अमूमन
पंचायतों का कार्यकाल है, परंतु किसी कारण से यदि वो पहले विघटित हो जाती हैं, तो आने वाले जिस दिन विघटित हुई है, उसके 6 महीना के भीतर-भीतर पुनः चुनाव संपादित करके उस पंचायत का गठन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, ये मतलब लास्ट लेखपाल में आया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपसे पूछा गया था कि इन पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है, पर मिनिमम एज है कि 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा में आपको सदस्य बनना है या आपको विधान परिषद में सदस्य बनना है, तो आपकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। आपको लोकसभा में सदस्य बनना है या आपको विधानसभा में सदस्य बनना है, तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो भी आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। मान लो कि आप लोकसभा चयनित होकर चले गए, तो कोई इशू नहीं है। बट यदि आपको प्रधान बनना है, यदि आपको ब्लॉक प्रमुख बनना है, यदि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, तो वहां पर अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको एक आंकड़ा याद रखना है कि 21 साल की आयु पूरी कर चुका हो। 21 साल से छोटा बच्चा नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत मूछें उसकी होनी अनिवार्य है। मूछें नहीं होंगी तो वो कुछ मर्द जैसा नहीं दिखेगा और कोई भी उससे नहीं डरने वाला। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं, ये जो चुनाव होंगे इनको करवाएगा कौन? कौन कराएगा इनको? क्या मेरे खालू जाएंगे? क्या कौन कौन? अरे भाई कौन जाएगा? ये जरूरी है मेरे भाई। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पंचायतें नहीं हो पाएंगी। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये पंचायत अगर नहीं चुनी गई तो दिक्कत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ। जो जिम्मेदारी लेता है किस चीज की, कि भाई मैं बनाऊंगा पंचायतें, मैं बनाऊंगा पंचायतें, बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। बैक टू द रिदम कि इन पंचायतों के गठन के लिए जो बॉडी जिम्मेदार होगी, जो निकाय जिम्मेदार होगी, वह होगी राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग को उद्भासित करता हुआ अनुच्छेद है, उसको प्रकट करता हुआ अनुच्छेद है आर्टिकल 243 के। आपको मैंने बताया 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत से संबंधित अनुच्छेदों का प्रावधान आपके संविधान में किया गया है और उन्हीं अनुच्छेदों के बीच में आता है अनुच्छेद 243 के। ओए ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, आज मैं बहुत मस्ती के मूड में हूं और मेरे को ऐसे पढ़ाना पसंद है। तो 243 के आप याद रखेंगे। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? चुनाव की सभी प्रक्रियाओं की तैयारी, उसकी देखरेख, उसका निर्देशन करना, मतदाता सूची तैयार करना, पंचायतों के सभी चुनाव करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। यानी कि कुल मिला के बात कही जाए, इन पंचायतों का चुनाव का दारोमदार राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में होगा, वही इस काम को करवाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर चुनाव आयोग होगा तो चुनाव आयुक्त भी होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी होंगे। आपको पता होगा कि जो भारत में चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसमें वो 3 सदस्यीय अपना आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और तीनों के तीनों लोगों को पद की शपथ कौन दिलाता है या पदभार कौन देता है या उनको पद पे बिठाता कौन है? राष्ट्रपति बिठाता है। बट यदि बात आए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को उनकी पद पे नियुक्त करने की, तो यह शक्ति राज्यपाल के पास है। आपको यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। राज्यपाल द्वारा ही उसकी सभी सेवा और शर्तों और पदावधि निर्धारित की जाती है। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं, ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये कितने साल अपने पद पर रहेंगे, ये डिसाइड करेगा राज्यपाल। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। ये डिसाइड कौन करेगा? राज्यपाल। किस लोग को सिलेक्ट करेगा? जैसे कि पुलिस में भर्ती होने के लिए इतनी हाइट चाहिए, इतनी उम्र चाहिए, इतनी छाती चाहिए, इतनी पढ़ाई चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए लाख। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा भर्ती बोर्ड या आयोग, कोई भी।
बट यहां पर शर्तें हैं कि किस आदमी को ये निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा, ये डिसाइड करने वाले भी कौन होंगे? राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य का वित्त आयोग। ठीक है, अब ये पंचायतें काम करेंगे, ये कुछ कुछ पैसा रुपया तो चाहिएगा ना इनको दोस्तों। पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चले? तो अम्मा के यहाँ से कटोरा तो लेके आएगा नहीं है। अब सरकार देगी, और सरकार ऐसे तो नहीं देगी, ए बबुआ लेके जाइए है पैसा इधर से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राज्य वित्त आयोग, वित्त यानी कि धन, माया, लक्ष्मी जी, इनकी कृपा से ही कार्य होगा। इसी का मतलब होता है वित्त। रुपया, पैसा, मनी, रोकड़ा, ये कहां से मिलेगा? ये देगा राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग, यदि हम बात करें पंचायतों के संबंध में राज्य वित्त आयोग के गठन की, तो सीधे सीधे आर्टिकल 243 जिम्मेदार है। बट अगर बात की जाए भारत के वित्त आयोग की, तो अनुच्छेद 280 आपको दिमाग में रखना जरूरी है। यदि भारतीय संघीय स्तर पर वित्त आयोग की बात की जाए तो आर्टिकल 280। बट यदि बात की जाए दोस्तों राज्य के वित्त आयोग की, और वो भी स्पेशली पंचायतों के संबंध में, तो आर्टिकल 243 आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो इसके लिए भी राज्यपाल जिम्मेदार है, और हर 5 साल में इस वित्त आयोग का गठन होगा। यह वित्त आयोग करेगा क्या? कीर्तन करेगा या पैसा देगा? पैसा देगा या कुछ और करेगा? अरे पैसा देगा मेरे भाई। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। पहले समीक्षा करेगा कि भाई इसको कितने पैसों की जरूरत है, किस काम को करने के लिए कितना पैसा इसके पास होना चाहिए, इसकी एक रिव्यू रिपोर्ट बनाएगा, समीक्षा करेगा। दूसरा क्या काम करेगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय करेगा। पहले समीक्षा कर लेगा कितना पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, नहीं चाहिए, और उसके बाद जो भी पंचायतों की वित्तीय स्थिति डिसाइड होगी कि भाई किस स्थिति में पंचायतें हैं, उसी के अनुसार उपाय करेगा। उपाय क्या करेगा? कि पंचायत के कार्यालय पर 7 नींबू और 1 मिर्ची लटका दो, या 1 मिर्ची 7 नींबू लटका दो, ऐसा नहीं करेगा, पैसा देगा। उपाय में क्या करेगा? पैसा देगा। ले 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50,000, 5 करोड़ मेरे पास पहुंचाना, 10 भेज रहा हूं, ऐसा कुछ उपाय करेगा। ये काम करेगा कौन? वित्त आयोग। ये अपने को ध्यान रखना जरूरी है। अब अंत में इन अनुच्छेदों को एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, जो हमारे 243 से 243 ओ तक हैं। एक बार समीक्षा कर लेते हैं। 243 में सभी परिभाषाएं हैं ग्राम पंचायत से संबंधित। 243 ए बात करता है ग्राम सभा की। अपने कान में खोल के सुन लो, अपने कान को खोल के सुन लो, पता नहीं कुछ गलत तो नहीं निकलेगा मेरे मुंह से, पर समझदार को इशारा काफी। 243 बी पंचायतों का संविधान, यानी पंचायतें किस नियम कानून कायदे से चलेंगी, ये चीज है। तीसरा है 243 सी पंचायतों गठन। इनको अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ पूछेगा तो यहां से प्रश्न पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना। 243 डी सीटों का आरक्षण, जो भी पढ़ के आए, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में। SC ST को आरक्षण अध्यक्ष पद के लिए, महिलाओं को आरक्षण 33% इन एवरी लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। 243 ए 5 साल कार्यकाल है पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ सदस्यता की योग्यता है ना, 21 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं हो तो कोई चले बात, दिवालिया नहीं होना चाहिए। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, यानी पंचायतों के पास क्या क्या पावर्स होंगी, वो क्या क्या कर सकेंगी, उनका प्राधिकार, उनका क्षेत्र कहां तक होगा, कहां तक कार्य करेंगी वो, और उनकी जिम्मेदारी, उत्तराधिकार कहां तक होगा। 243 एच पंचायतों की कर लगाने की शक्ति, पंचायतें कर भी वसूल करती हैं बहुत छोटे स्तर पर, तो कर लगाने की शक्ति भी उनके पास है। 243 आई अभी बता के आया हूं, वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों की लेखा करने की समीक्षा, लेखा की समीक्षा, पंचायतों की लेखा की समीक्षा, यानी कि पंचायतों को जो फंड मिलेगा, लेखा क्या होता है? अकाउंट।
पंचायतों को जो फंड मिलेगा, ओ मुखिया ने पैसा लगाया कि नहीं लगाया, या खुद पी के मोटा हो गया, उसकी समीक्षा का अधिकार या उसकी प्रक्रिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो 243 जे में है। 243 के में पंचायतों के चुनाव यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग और इसके संबंध में बातें हैं। बाकी और 2-3 हैं, 4 हैं, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। आगे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए। मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डलवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। अभी और बेहतर तरीके से चीजों को आपके सामने पेश किया जाएगा, बड़े रोचक अंदाज में पेश किया जाएगा। बस अपेक्षा है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के प्रेम की, सहयोग की। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।